चलिए, आज आप लोगों का कक्षा 12 की पहली क्लास भौतिक विज्ञान की प्रारंभ हो रही है। इस क्लास में सभी का स्वागत। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कोरोना वैश्विक महामारी के कारण पूरा देश या कह सकते हैं विश्व रुका हुआ है, लॉकडाउन है और इसका इलाज कोई नहीं है। आप लोग जानते हैं, केवल घर में रहना ही इसका बचाव ही इलाज है। इसी कारण सरकार ने आप लोगों को कक्षा 11 से 12 में प्रमोट किया और चूंकि अभी कक्षाएं बहुत दिनों तक हो सकता है ना चल पाएँ, इसलिए ऑनलाइन आप लोगों की क्लास प्रारंभ हो रही है। उसका टाइम टेबल भी ग्रुप में डाला गया है। उसी के अनुसार सभी विषय आपको पढ़ाए जाएंगे और जैसे आप कक्षा में बैठकर नियमित अध्ययन करते हैं, उसी तरह से घर में भी बैठ कर के जिस विषय का जो समय है, उस समय में जो सामग्री आपको दी जा रही है उसका अध्ययन करेंगे। जो समस्याएं होंगी उनको भी इसी ग्रुप पर आप पूछेंगे। भौतिक विज्ञान में कक्षा 12 में जो आपका पहला चैप्टर है, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा, जो आपकी स्केल होती है प्लास्टिक को, इसको बाल पर रगड़ दें और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े उसके पास ले जाएं तो उसको आकर्षित करता है। देखा है किसी ने? बच्चे देखते रहते हैं, करते रहते हैं इसको। सभी लोगों ने देखा होगा। यही वास्तव में वैद्युत है। किसी वस्तु में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का जो गुण आ जा रहा है, वही आवेश है। सबसे पहले 600 ईसा पूर्व में थेल्स ने इसको देखा था। उन्होंने अंबर एक पदार्थ होता है, उस अंबर को बिल्ली की खाल पर रगड़ा तो देखा वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लेती है। बहुत आश्चर्यजनक लगा उस टाइम, पहली बार देखा गया। लेकिन फिर बहुत दिनों तक इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे आगे प्रयोग होते गए तो ये देखा गया कि केवल अंबर में ही नहीं, वास्तव में अंबर को अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसी से इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति ही हुई है। बाद में जब परमाणु संरचना पता चल गई, तब इसका कारण पता चला। अच्छा, आवेश में देखिए एक और आश्चर्यजनक बात, कांच की छड़ को जैसे रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाए, उसमें भी छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। और अंबर को बिल्ली की खाल पर रगड़ा जाए, उसमें भी गुण आ जाता है। लेकिन इन दो छड़ों को अगर पास ले आए तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वहीं कांच की ही दो छड़ अगर पास ले जाए तो प्रतिकर्षित कर रही हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। एक को कह दिया गया, कांच की छड़ पर जो आवेशन हुआ उसे धनावेश कह दिया गया, अंबर पर जो आवेशन हुआ उसे ऋणावेश कह दिया गया। पुस्तक में आपकी सारणी भी दी गई है और बहुत सी वस्तुओं से इस घर्षण द्वारा आवेशन किया जाता है। आधुनिक युग में जब परमाणु संरचना का पता चल गया तो आप लोग जानते होंगे कि परमाणु में नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं और बाह्य कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। जैसे कोई परमाणु है, उसमें 2 प्रोटॉन नाभिक में है, तो इसका मतलब उसकी बाहरी कक्षाओं में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जो ऋणावेशित होंगे। जितना धनावेश नाभिक में है उतना ही धनावेश कक्षा में है। इसलिए परमाणु कैसा है? उदासीन है। किसी तरह से इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या होगा? बाहरी कक्षा में एक ही ऋणावेश बचा तो एक धनावेश अतिरिक्त हो गया। इसका मतलब इस वस्तु पर कैसा आवेश आ जाएगा? धन आवेश हो जाएगा। इसका मतलब जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े पर रगड़ा जाता था तो यही होता रहा होगा। कांच से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो कांच धनावेशित हो जाता है। इसी तरह यही इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में या कोई वस्तु है जिसमें 2 प्रोटॉन नाभिक में 2 इलेक्ट्रॉन, बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी और इसका मतलब ऋणावेश की अधिकता हो जाएगी। तो परिणामी आवेश कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक। 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर उस पर ऋण आवेश है। इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है? वस्तु पर चाहे धन आवेश आए चाहे ऋण आवेश, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण होता है, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में होता है जिसका स्थानांतरण नहीं होता है। अब आवेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। और इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण ही आवेश उत्पन्न होता है। अब देखते हैं आवेशन कैसे किया जा सकता है। एक तो हम लोगों ने अभी पढ़ा घर्षण के द्वारा, एक प्रेरण के द्वारा भी आवेशन किया जाता है।
दो धातु के गोले हैं, किसी स्टैंड पर रखे हुए हैं, एक दूसरे में स्पर्श कर रहे हैं। बाहर से एक हम छड़ ले आते हैं जिस पर धन आवेश है। इस धन आवेशित छड़ को इसके पास ले जाएं तो अभी आप लोगों को बताया कि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, तो इन दोनों गोलों के जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन हैं इधर आ जाएंगे और यहाँ पर धन आवेश हो जाएगा। इसको हटा लें, पुनः ऋण आवेश अपने स्थान पर चला जाएगा, गोले उदासीन हो जाएंगे। लेकिन इसी बीच में इन दोनों गोलों को दूर दूर कर दिया जाए और अब छड़ को हटा लिया जाए तो क्या होगा? ये गोला ऋण आवेशित हो गया, धन आवेशित हो गया। इसको कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण का मतलब स्पर्श न कराया जाए, केवल दूर से उसके प्रभाव से ही आवेशन हो जाए। तीसरा तरीका होता है स्पर्श द्वारा आवेशन। एक आवेशित छड़ को दूसरे वस्तु से स्पर्श कराया जाए तो आवेश समान रूप से दोनों में वितरित हो जाता है। इस छड़ को हटा लें तब भी इसमें धन आवेश रह जाएगा, तो ये भी आवेशन का तरीका होता है। आवेश के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। एक तो आवेश की योज्य प्रवृत्ति होती है, यानी किसी वस्तु का जो कुल आवेश होगा वो उसमें आवेशों के जितने उसमें आवेश होंगे उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे आप उदाहरण से समझ सकते हैं, एक गोला है, उसके अंदर -2 कूलाम का आवेश है, एक कूलाम का धन आवेश है, 3 कूलाम का धन आवेश है, तो कुल आवेश जो होगा 3 धन 1 ऋण 2 बीजगणितीय योग यानी चिन्ह सहित योग, तो परिणामी आवेश कितना हो जाएगा? 2 कूलाम। दूसरा, आवेशों का क्वांटाइजेशन। आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ही आवेशन होता है, चाहे धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश। और इलेक्ट्रॉन अविभाज्य हैं, इसलिए या तो 1 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा या 2 होगा या 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, लेकिन दशमलव में नहीं होगा। इसका मतलब किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसी को कहते हैं आवेश का क्वांटाइजेशन। Q बराबर Ne, Q आवेश है, N प्राकृतिक संख्या है और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। Q बराबर Ne है। इस पर अंकित प्रश्न आपको मिलेंगे। कोई आवेश दिया होगा और पूछा जाएगा आवेश संभव है कि नहीं, तो आप इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। N बराबर Q/E। Q जो आवेश दिया गया वो रखिए, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान रखिए। अगर गणना करने पर ये इंटीजर या पूर्णांक संख्या आती है तो आवेश संभव है, अन्यथा नहीं संभव। इतना स्पष्ट हुआ। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण इस चैप्टर में एक नियम है, कूलाम का नियम। इतना महत्वपूर्ण है कि इन्हीं के नाम पर आवेश का मात्रक रखा गया है साई पद्धति में। इस नियम अभी तक हम लोगों ने ये तो जान लिया कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों में आकर्षण, लेकिन कितना बल उत्पन्न होता है इसके लिए कोई तरीका नहीं पता था। वही कूलाम ने बताया। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इसकी दिशा दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होती है। जैसे दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी r है। दिशा कैसे पता चलेगी? अगर समान आवेश हैं यानी दोनों धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक, तो प्रतिकर्षण होगा, जोड़ने वाली रेखा उसी के अनुदिश बाहर की तरफ हो जाएगा। अगर विपरीत है तो अंदर की तरफ हो जाएगा। परिमाण के लिए क्या बताया कूलाम ने कि जो बल होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात, अगर हम अनुक्रमानुपाती को बराबर में परिवर्तित करें तो किसी नियतांक से गुणा करना होगा। अब इसकी तुलना करके देखिए, 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, बिल्कुल इसी तरह का नियम था। F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यानी वहाँ पर भी दो द्रव्यमानों के बीच
जो आकर्षण बल लगता था वो द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। लेकिन अंतर क्या था उसमें? द्रव्यमानों के बीच सदैव आकर्षण बल ही लगता था, यहाँ आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल हो सकते हैं। एक तो अंतर ये हो गया। दूसरा सबसे बड़ा अंतर है कि उसमें जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G था वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता था, लेकिन ये नियतांक माध्यम पर निर्भर करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि वायु माध्यम है या निर्वात है तो इसके का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 है क्या? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी निर्वात की वैद्युतशीलता। एक नया टर्म है, इसको ध्यान रखिए। एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12। मात्रक आप यहाँ से निकाल सकते हैं कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन अब बार बार इसका मान रखें, पाई का मान रखें, गणना करें तो आप सीधे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान भी याद रख सकते हैं। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। ये तो तब है लेकिन जब दोनों आवेशों के मध्य माध्यम या तो नहीं है कोई माध्यम, अर्थात निर्वात है, या वायु है। यदि कोई अन्य माध्यम है तो इस नियतांक का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 जब था जब निर्वात था, और एप्सिलॉन कब रहेगा? जब कोई दूसरा माध्यम होगा। अब इसका मान कैसे निकालें? तो इसके लिए माध्यम का एक नियतांक होता है जिसे माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम।